हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट बेस्ड कंप्लीट जीके जीएस डिस्कशन में। तो एंशंट हिस्ट्री चल रहा था भाई। एंशंट हिस्ट्री के हम 24 पार्ट्स अभी तक पूरा कर चुके हैं और इन 24 पार्ट्स में हमने 14 चैप्टर्स को पूरा कर लिया है। मतलब आज के इस 25वें पार्ट में हमारा ये 14th चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड देन फिर नेक्स्ट वाले जो हमारा चैप्टर होगा 15 और लास्ट चैप्टर उसको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इस चैप्टर का नाम था लिटरेचर और उसके जो राइटर्स यानी कि लिटरेचरर हैं उनके ऊपर। तो इस पर हमारे 30 सवालों का डिस्कशन हम पूरा कर चुके हैं। आप लोग कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जी आते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये तो पहला है, हम 31 पर पहुंच गए थे ना। अरे अरे ज्यादा आगे हो गया। 31 पर। In which epic it was told, where what is here is also found elsewhere, but if not here is found nowhere else। यानी कि किस महाकाव्य में कहा गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, पर जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ये फेमस लाइन किससे ली गई है? ये ली गई है भाई महाभारत से। एक संस्कृत में श्लोक पढ़ाया जाता है या फिर एक संस्कृत में श्लोक सुना अगर आपने कभी होगा, यद इहस्ति तद अन्यत्र, यन निहस्ति नातत कविचित। तो ये एक संस्कृत का एक लाइन है जिसका मतलब ये है जो यहाँ यानी कि महाभारत में है वो कहीं और भी मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टेटमेंट का? मतलब है कि महाभारत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है। इसमें ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर किया गया है। इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें एथिक्स है, इसमें धर्म के बारे में बताया गया है, इसमें सोसाइटी के बारे में, इसमें युद्ध के बारे में, इसमें फिलॉसफी के बारे में। और इसीलिए महाभारत को इंसाइक्लोपैडिक एपिक भी कहा जाता है। ठीक है। अब महाभारत के बारे में अगर मैं आपसे ऑथर पूछूं, ऑथर तो सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता होते हैं। तो हम वेद व्यास जी का नाम याद रखने हैं। इसकी लेंथ अगर बोली जाती है तो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है इसको। भागवत गीता इसी के अंदर आपको नजर आती है। ठीक है। तो यहां पर हमारा महाभारत वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच एंशियंट इंडियन बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेस। यानी कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? अगेन सवाल एक हिस्टोरिक पैटर्न पर ही है क्योंकि एक हमारी इंडियन एंशियंट बुक पर आधारित है, तो इसीलिए हमने इस वाले चैप्टर के अंदर इसको इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर ये जो पंचतंत्र नाम दिया गया है ना, इसके बारे में याद रखिएगा। दुनिया की एक मोस्ट ट्रांसलेटेड एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के रूप में पंचतंत्र को जाना जाता है, जिसमें 15 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में और 40 से ज्यादा विदेशी भाषाओं में ये आपको ट्रांसलेट करते हुए मिलता है। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि इस पंचतंत्र के जो ऑथर है उनका नाम बताइए। तो हम सभी लोग किसका आंसर करेंगे? विष्णु शर्मा का। ये बहुत ही बेसिक सी चीज हमसे मोस्टली अलग जगह पर पाई जाती है। 5 पार्ट यानी कि 5 तंत्र में इसको डिवाइड किया गया है। अगर कल को आपसे पूछा जाए, वैसे तो इस पंच से ही आप आइडिया लगा लेंगे। इसमें जानवरों की जो स्टोरीज हैं उनके जरिए कुछ मोरल लेसन्स हमें दिए गए हैं। अब इसका पर्पस भी अगर आपको मान लो कि कभी इसको और ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, उनको पॉलिटिकल विजडम और एक प्रैक्टिकल नॉलेज को सिखाना। अब जब ये किताब लिखी गई तो इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी हुआ। इन्फ्लुएंस बहुत वाइड है इसका। अरेबिक वर्जन के अंदर इसको कालिया व दिमाग के द्वारा लिखा गया, यूरोप में भी वाइडली ट्रांसलेट करा गया। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हमें हितोपदेश का नाम दिया गया है। ये पंचतंत्र से ही इंस्पायर्ड एक टेक्स्ट है। अच्छा बताएगा कोई इस हितोपदेश के ऑथर कौन है? नारायण पंडित, याद रखिएगा, नारायण पंडित। ये एक नाम आप लोग याद रखिएगा हितोपदेश से रिलेटेड।
ऐसे ही यहाँ पर आपको कथा सारित सागर का नाम दिया गया है, इस पर मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। इसके ऑथर कौन है? सोमदेव इसके ऑथर हैं। ठीक है, और कई सारी कथाओं का ये एक कलेक्शन है। और ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने आपको शाकुंतल का नाम दिया गया है। इसके ऑथर कौन है शाकुंतल के? कालिदास जी। ठीक है, तो ये मल्टीपल बाकी के जो ऑप्शन है उनके भी हमने बारे में यहाँ पर जान लिया। नेक्स्ट है पंचतंत्र वॉज ओरिजिनली रिटन बाई विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। अभी मैं पीछे बताकर आया हूं आप लोगों को, इसमें विष्णु शर्मा जी का नाम, ये मूलतः किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था ना ऑथर, उसके मैंने विष्णु शर्मा भी पिछले सवाल में बताए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पंचतंत्र के पीछे की कहानी क्या है। तो लेजेंड के अकॉर्डिंग एक किंग ने विष्णु शर्मा को बोला कि भाई मेरी जो महारानी, मेरी जो राजकुमारी है, मेरी जो प्रिंसेस है, उसको काफी इंटेलिजेंट और आप ना दिमाग वाला बना दो, उसको काफी इंटेलिजेंट और वाइज बना दो। तो तब विष्णु शर्मा ने कुछ जानवरों की स्टोरीज के जरिए उन्हें पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल जो चीजों की जानकारी होनी चाहिए ना, उसको सिखाया। तो ये मैंने बाकी पंचतंत्र के बारे में बता दिया था कि 5 तंत्र हैं, इसके अंदर 5 आपको खंड नजर आते हैं। जैसे कि मित्र भेद, जिसमें दोस्त बिछड़ जाते हैं, मित्र मित्र लाभ, कैसे आपको गेनिंग फ्रेंड्स मिलते हैं, उस तरीके की मल्टीपल चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मोरल एजुकेशन हो, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ उपदेश हो, वो सब इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आजकल के मार्केट में तो आपको हर कोई गणित विज्ञान यानी कि बीज गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध नजर आएगा, आपस में लड़ते हैं कि मेरा तरीका सबसे ज्यादा तगड़ा है ना, आप मेरा तरीका कॉपी कर रहे हो, ये सब चलता है। लेकिन अगर हम पूछें कि अलजेब्रा के फील्ड में किसको स्पेशली उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है वाला सवाल आपसे पूछा जाए और ये एंशियंट कॉन्टेक्स्ट में हो, तो यहाँ पर आपको ब्रह्मगुप्त का नाम याद रखना है भाई। ठीक है, एंशियंट इंडिया में एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ रहे, एक एस्ट्रोनॉमर रहे, 7th सेंचुरी एडी के अंदर। ठीक है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन बीज गणित के अंदर यानी कि अलजेब्रा के अंदर रहा। जैसे कि जीरो के रूल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनके साथ ऑपरेशंस को इन्होंने डिफाइन किया। नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं पहली बार प्रॉपरली इनके द्वारा इनको डिफाइन किया गया। समझ रहे हैं? या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के इन्होंने रूल्स बताए, फॉर्मूला फेमस इनके कई सारे निकले। ब्रह्मपुत्र फॉर्मूला इनका रहा, जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई, तो ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला। कल को पूछ लें कि ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला ऑफ ब्रह्मगुप्त ये बताइए किससे रिलेटेड है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया इससे निकालने का इसमें तरीका बताया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीलावती, A treatise on mathematics was written by whom? लीलावती गणित पर आधारित ग्रंथ बताइए, इन 4 विकल्प में से किसके द्वारा लिखा गया? अब आप में से आधे लोग कहेंगे कि लीलावती कोई एक ऐसा ट्रीटाइज है जो कि गणित पर आधारित है। बिल्कुल, एक फेमस मैथमेटिक्स की किताब है ये, जिसको भास्कराचार्य जी के द्वारा लिखा गया था। तो इनका नाम हमें याद रखना है। भास्कराचार्य से रिलेटेड याद रखिएगा, 12th सेंचुरी एडी के अंदर इनका आपको मेंशन देखने के लिए मिलता है। एक बहुत बड़े गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर के रूप में इनको जाना गया। अब इनकी एक किताब बहुत ज्यादा फेमस है जो कि एक्चुअली में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पढ़ी भी होगी, सिद्धांत शिरोमणि। ये इनका एक फेमस इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कल को अगर ये हमसे पूछ लें। और इसके अंदर मल्टीपल भाग हैं, 4 भाग हैं, जिसमें अर्थमेटिक यानी कि लीलावती, अर्थमेटिक मतलब लीलावती को समझाया गया है। एलजेब्रा मतलब बीज गणित को समझाया गया है। एस्ट्रोनॉमिक मतलब ग्रह गणित को समझाया गया है। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी यानी कि गोलाध्याय को समझाया गया है। ये अलग अलग खंड है इसके अंदर, सिद्धांत शिरोमणि के अंदर, इसके ऑथर हमने भास्कराचार्य के बारे में यहाँ पर देखा। ठीक है,
अब लीलावती जो कि यहाँ पर इन्होंने पहला खंड लिया है ना, इसके अंदर कई सारे टॉपिक है, इसमें अर्थमेटिक, नंबर्स, ज्योमेट्री, सिंपल जो समीकरण होती हैं, इक्वेशन होती हैं, उनके ऊपर बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट वॉज, आर्यभट्ट थे। बताइए भाई, आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर पूछा जाए तो बताइए कि जो ये आर्यभट्ट हैं, एंशंट इंडिया के क्या थे? एक महान मैथमेटिशियन भी थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि एक खगोल शास्त्री भी थे। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही जाता। लगभग 5th सेंचुरी एडी के अंदर आप इनका रेफरेंस देखेंगे, गुप्त काल के अंदर इनके द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट कार्य लिखे गए, जैसे आर्यभट्टीय, ये इनकी एक इम्पोर्टेंट वर्क के रूप में जानी जाती है। इस बुक के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने कवर करे हैं, गणित से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, आर्यभट्ट के नाम पर और भी कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है। जो हम पाई का जिक्र करते हैं, उस पाई की जो वैल्यू है, जो 3.1416 समथिंग आपका जाती है, वो इन्हीं आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अर्थ का रोटेशन, आर्यभट्ट ने कहा था कि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अर्थ आर्यभट्ट के द्वारा दी गई थी। जो सोलर और लूनर एक्लिप्सेस होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था कि भाई हम ऐसे ऐसे ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, ये एक शेडो पड़ती है, शेडो के ऊपर थ्योरी इन्होंने दी। जो प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम है, जिसके ऊपर आज पूरा का पूरा गणित घूमता है, और गणित घूमता है तो सब कुछ घूमता है, तो उसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन इन्वेंटेड डेसिमल प्लेस वैल्यू, यानी कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान प्रणाली का आविष्कार किया था? अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, क्या आप इस सवाल का आंसर कर पाएंगे? अब आप सभी लोग कर पाएंगे, अभी बताकर आया ना मैं पीछे आपको आर्यभट्ट के बारे में। मैंने कहा था डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी कि दशमलव की जो स्थान मान प्रणाली है, उनका कॉन्सेप्ट इंडिया में सबसे पहले मैथमेटिशियन आपके आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन के रूप में माना जाता है, और इस सिस्टम को डेवलप करने का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है, आर्यभट्ट को। अब इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ था कि हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल में मैं कहूं कि भाई 345 है, तो मतलब क्या है, ये तीन कौन से पर है? थर्ड पोजीशन पर, तो 3 × 100 करोगे आप। ये चार कौन से पोजीशन पर है? ये आपका 10th पोजीशन पर, तो 4 × 10 करोगे और +5 करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो 345 ही आएगी। तो ये सिस्टम इन्होंने उस समय पर आपका सामने रख दिया था, और ये सिस्टम आपका मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द मत्त विलास प्रहसन? बताइए भाई, इस मत्त विलास प्रहसन के ऑथर इन चार ऑप्शन में से आपको कौन नजर आ रहे हैं? पहली चीज, ये जो मत्त विलास प्रहसन है ना, ये एक संस्कृत में लिखा गया क्या है? एक नाटक है, एक प्ले है, जो कि पल्लव किंग के द्वारा लिखा गया था। अब मैंने इतनी हिंट दे दी है, तो आप लोगों को इन चारों में वो आंसर मिल रहा होगा। तो पल्लव किंग महेंद्र वर्मन, इनके द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है, अब महेंद्र वर्मन वन हो या महेंद्र वर्मन हो, इनके बारे में दुनिया भर की चीजें हमने देख रखी हैं। पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, लगभग 7th सेंचुरी एडी के अंदर इनका आपको नाम नजर आता है। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? सभी लोगों को आंसर पता है, कांची पुरम इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और ये सिर्फ रूरल किंग नहीं थे, ये राइटर भी थे, ये कला के संरक्षक भी थे, पैट्रोनाइजेशन इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया। तो ये एक जो मत्त विलास प्रहसन है ना, एक एक नाटक है, मतलब एक व्यंग नाटक है, एक एक सैटरिकल प्ले है। ठीक है, जिसके अंदर जो रिलीजियस हिपोक्रेसी होती है, यानी कि जो पाखंडवाद होता है, उसके बारे में बताया गया है। सोसाइटी के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो बताई गई हैं। तो ये इस पर सटायर करा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई मनुस्मृति पर आते हैं। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? बताइए भाई। ये तो बहुत ही आसान सवालों में से एक आपके लिए आज की क्लास के अंदर बन गया ना। तो मनुस्मृति हमारे प्राचीन भारत का एक इंपॉर्टेंट धर्म शास्त्र है। अब मैंने आपसे धर्मशास्त्र कह दिया तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर होगा? इसका मेन फोकस होगा लॉ के ऊपर, विधि के ऊपर, सोशल रूल्स के ऊपर। ठीक है। अब इसका जो ऑथर है वो किसको माना जाता है? इसका ऑथर ट्रेडिशनली मनु को माना जाता है। अब इसके अंदर यानी कि मनुस्मृति के अंदर रूल्स दिए गए हैं आपको कि सोशल कंडक्ट कैसा होगा, डिफरेंट वर्णों की जो ड्यूटीज होंगी वो कैसी होंगी, लॉज कैसे होंगे, पनिशमेंट्स कैसे दिए जाएंगे, शादियों के जो रूल हैं वो कैसे होंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उनको कैसे अधिकार दिया जाएगा लोगों को। ठीक है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि जी आप मुझे बताओ कि ये तो आपने कह दिया कि लॉ पर आधारित है, क्यों है? अरे मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर ना एक आपको इसको कहा जाता है कि लॉ बुक है, एक लीगल कोड है। तो इसीलिए हम इसमें लॉ को कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको सिर्फ लॉ भी नहीं, एक प्रकार से सोशल सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। मोरल वैल्यूज क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई गई हैं, बट इसका मेन कंसंट्रेशन हम ना ऐसा बोल देते हैं कि ये लॉ के ऊपर आधारित है। मेन फोकस अगर हमसे पूछा जाए तो इन्होंने मेनली बोला है ना, सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ाती है मतलब बताती है, बट मेनली ये लॉ पर आधारित है। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम वॉज। क्या मैं यहां पर सीधे सीधे मनु को आंसर नहीं कह दूंगा? हमारे प्राचीन भारत में मनु को एक ग्रेट लॉ गिवर यानी कि महान विधाता माना जाता है। उनके नाम पर ही एक फेमस लॉ बुक हमने देख ली थी अभी पीछे, मनुस्मृति। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और मैं आपसे पूछूं कि इनको क्यों कहा जाता है, तो यही तो काम है ना, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर इन्होंने नियमों पर बात करी, सोशल रूल्स पर बात करी, पनिशमेंट्स पर बात करी, डिफरेंट वर्णों की ड्यूटीज पर बात करी, मैरिज कैसी होंगी, मैरिज के रूल्स क्या होंगे, प्रॉपर्टीज के रूल्स क्या होंगे। तो इसीलिए मनु को एंशिएंट इंडिया के अंदर लीगल सिस्टम का फाउंडर माना जाता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये लीगल सिस्टम के फाउंडर भी कंसिडर करे जाते हैं मनु। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो। जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाई विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। शून्य का आविष्कार इन चार में से किसने कर दिया? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे कि इंपॉर्टेंट एग्जाम का ट्रैप छुपा हुआ है इस आपके सवाल के अंदर। ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं ना, या तो आर्यभट्ट को लगा देते हैं या फिर ब्रह्मगुप्त को मार्क कर देते हैं। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? एन अनोनमस इंडियन, एक अज्ञात भारतीय। ये सही आंसर जाएगा इसमें। अब आप बोलोगे कि सर जी रियलिटी क्या है? देखो जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया में डेवलप हुआ, लेकिन किसी एक मैथमेटिशियन का एग्जैक्ट क्रेडिट इसको नहीं हम देते हैं। इसीलिए जो इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग जीरो वाज डिस्कवर्ड बाय एन अनोनिमस इंडियन, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त का जो रोल है जो हम ज्यादातर अलग अलग जगह पर करते हैं, उन्होंने जीरो के मैथमेटिकल रूल्स डिफाइन किए थे। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ कैसे यूज होगा वो बताया था। इसीलिए वो डेवलपर ऑफ जीरो रूल्स माने जाते हैं, लेकिन डिस्कवरर नहीं माने जाते। अब आर्यभट्ट का जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो हमने इनको क्यों एलिमिनेट किया, इनका क्या रोल रहा? तो आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया था, लेकिन जीरो को क्लियरली डिफाइन नहीं किया था। ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ जीरो, तो उसमें हम अनोनिमस इंडियन कंसिडर करेंगे, और अगर रूल्स ऑफ जीरो बोला जाए तो उसमें हम ब्रह्मगुप्त को कंसिडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक एक करके हमें सारे यहाँ पर युग्म देखने पड़ेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे। तो इन्होंने नॉट करेक्टली मतलब इनकरेक्टली पूछा है। तो पहला है लाइफ ऑफ ह्वाइन संग, वो इन्होंने रिलेट करके दी है हुई ली से। देखो जो चाइनीज मॉन्क है ह्वाइन संग, उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी जिसका नाम था हुई ली। तो ये तो करेक्ट इन्होंने दिया है और इसको आप याद भी रखिएगा आगे के लिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है द नेचुरल हिस्ट्री, और इसके साथ इन्होंने किसको रिलेट कर दिया है? टोलेमी को। अब आप यहीं पर रुकिए, क्या ये सही है? ये गलत है। नेचुरल हिस्ट्री के ऑथर टोलेमी है या फिर प्लाइनी द एल्डर है? तो हम यहां पर लिख देंगे प्लाइनी द एल्डर। ये हैं आपके द नेचुरल हिस्ट्री के। बाकी की भी देख लेते हैं। हिस्टोरिकल फिलिपिकल के जो राइटर हैं वो आपके फॉमियस टोरगस हैं, ये रोमन एक इतिहासकार हैं, ये भी ठीक है। द हिस्ट्रीज के जो लेखक हैं वो हेरोडोटस हैं, ग्रीक हिस्टोरियन है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये क्लियर यहां पर। चलिए, द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन गिवन ऑप्शन इज। अच्छा सवाल है। विकल्प में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इन चार में से ऑब्वियसली हमें बताना है। देखो, इन चार में जो आपको ये वीणा दिया गया है ना, यही आपको पिक करना है। सबसे एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और अलग अलग जगहों पर इसका मेंशन मिलता है, जैसे कि साम वेद में आपको, वैदिक टेक्स्ट सामवेद के अंदर आपकी वीणा का मेंशन देखने के लिए मिलता है, आपको एंशियंट स्क्रिप्चर्स और पेंटिंग के अंदर वीणा का जिक्र और मेंशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जी क्यों वीणा एंशियंट क्यों है? देखो, प्राचीन काल से ही क्योंकि यूज हो रहा है तो इसीलिए ये आपका एंशियंट है। हमारी जो देवी सरस्वती जी हैं उनको भी वीणा के साथ ही हम डिपिक्ट करके देखते हैं अलग अलग पेंटिंग्स के अंदर या फिर आर्ट के अंदर। क्लासिकल म्यूजिक जो रहा हमारे देश का, उसका एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इसको माना जाता है। अब ये वीणा के भी कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन सा होते हैं? एक होता है रुद्र वीणा, रुद्र वीणा। ऐसे ही दूसरा होता है सरस्वती वीणा। ये एक और टाइप होता है वीणा का। तो ये दो टाइप आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सितार हमारा यहाँ पर हम एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिवल पीरियड में डेवलप हुआ था। पर्शियन और इंडियन इन्फ्लुएंस पर हम सितार को संबंधित देखते हैं। सरूद को भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं, एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करा जाता है सरूद को। अफगान ओरिजिन इसका इन्फ्लुएंस माना जाता है। और तबला भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये भी मेडिवल पीरियड का एक इंस्ट्रूमेंट है, अमीर खुसरो से संबंधित इसको कहा करा जाता है, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ, मतलब ऐसे नाम भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है, आपको दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। आपको इन दोनों को क्या करना है? मैच करना है। तो एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि पन्नी है, आपको वात्स्यायन का नाम दिया गया है, चाणक्य का और कल्हण का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से रचनाएं लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर इनको एक दूसरे के साथ ही हमें लिंक करना है। तो पहले प्रणीय का नाम हम देख लेते हैं। देखते ही हमें अष्टाध्यायी का नाम आएगा भाई। संस्कृत ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये। तो यहां पर पणिनि को हमने अष्टाध्यायी के साथ लिंक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वात्स्यायन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, पिछली क्लास में भी मैंने जिक्र किया था। जो ह्यूमन रिलेशनशिप और जो सोशल लाइफ पर आधारित टेक्स्ट है, कौन सा? काम सूत्र। वो आपका वात्स्यायन के नाम पर एसोसिएटेड है। तीसरा है चाणक्य। चाणक्य को लेकर आप सभी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अर्थशास्त्र को संबंधित पाएंगे। और कल्हण का राज तरंगिणी, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री, मैंने अभी पीछे भी बताया था ना आपको, कश्मीर का इतिहास। मेरी हिंदी में थोड़ी राइटिंग ना सही नहीं है, इसलिए हिंदी में लिखता नहीं हूं मैं। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर मेल हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्त एरा? कौन सी साहित्यिक कृतियां गुप्त काल में लिखी गई? ये चार दी गई हैं। अब इनका लिखा गया होना कब, उस तरीके से सवाल पूछा है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया है कि गुप्त काल। अब गुप्त काल कौन सा रह गया? जो 4th से लेकर 6th सेंचुरी एडी वाला समय। अब ये संस्कृत लिटरेचर का तो स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है। अब यहाँ पर कौन कौन से वर्क लिखे गए? यहाँ पर आपका अमरकोश लिखा गया। अब इसके अमरकोश के लेखक कौन है? अगर किसी से मैं पूछूं, क्या आंसर कहेंगे? अमर सिंहा।
अमर सिन्हा के द्वारा ये अमरकोश लिखा गया, संस्कृत डिक्शनरी का एक प्रकार से स्वरूप बताया जाता है। कामसूत्र भी सही जाएगा भी इसके अंदर, जो कि मैंने पीछे आपको नाम बताया था, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी सही है, सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स के ऊपर ये आधारित है। तीसरे नंबर पर मेघदूत, ये भी इसी समय पर लिखा गया था। इसके जो लेखक थे वो कौन थे? कालिदास थे। फेमस लिरिकल एक पोयम है। और मुद्रा राक्षस भी हम यहाँ पर करेक्ट करते हैं, जिसके विशाखा दत्त, विशाखा दत्त आपको ऑथर याद रखना है। एक पॉलिटिकल ड्रामा है ये। तो गुप्ता पीरियड में लिटरेचर हो, साइंस हो, आर्ट हो, सब डेवलप हुए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 वाला ये जो डी ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। मैच करना है भाई फिर से। इधर आपको लिस्ट 1 दी गई है, इधर आपको लिस्ट 2 दी गई है, इधर आपको नाम दिए गए हैं और उधर आपको उनके संबंध क्षेत्र दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान है। तो ये तो आसान है। विशाखा दत्त का देखो नाम यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको मुद्रा राक्षस के जो ऑथर हैं वो विशाखा दत्त के बारे में बताया था। और मुद्रा राक्षस क्या है? वो एक ड्रामा है, एक पॉलिटिकल संस्कृत ड्रामा है। तो मैं इसको किसके साथ संबंधित कर दूंगा? ड्रामा यानी कि नाटक से रिलेट कर दूंगा। ठीक है। फिर वराहमिहिर का नाम यहाँ पर दिया गया है। मैंने बताया कि ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमर है, जिन्होंने पंच सिद्धांत लिखा। इन्होंने वृहत संहिता लिखा। तो इसको मैं किनके साथ रिलेट कर दूंगा? वारामिहिर को। इनको मैं एस्ट्रोनॉमी के साथ लिंक कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद चरक है। चरक संहिता के ये ऑथर है। आयुर्वेद, जो कि एक इंटरनल मेडिसिन, इनिशियल इंटरनल मेडिसिन थी। आयुर्वेद के ऊपर इन्होंने अपना संबंध कार्य किया है। तो इनको मेडिसिन से कर देंगे। और ब्रह्मपुत्र मैथमेटिक्स से मैं अभी पीछे बताकर आया था। एलजेब्रा के ये अग्रदूत हैं। जीरो के रूल्स को इन्होंने डिफाइन किया था। तो ये आपका एक संबंध रह जाएगा। ठीक है। तो कैसे रहेगा ये? जैसे अगर मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ए किस पर गया? 2 पर। सबसे पहले 2। फिर बी किस पर गया? 3 पर। सी गया 1 पर। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी कि सी वाला ऑप्शन जाता है यहाँ पर। एक तरफ ऑथर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन ऑथर्स के आप लोगों को कृतियां यानी कि कार्य दिए गए हैं। तो चलिए भी देखते हैं। पहले नंबर पर आपको भारवी का नाम दिया गया है। कोई जानता है इनके बारे में? है? तो भारवी एक्चुअली में इनके द्वारा ना एक संस्कृत महाकाव्य लिखा गया, महाभारत पर जो बेस्ड था। अर्जुन और शिव की एक कहानी इसके अंदर इन्होंने बताई थी। तो इसका संबंध आप कर दीजिएगा कि रातार्जुनियम से। ठीक है, कि रातार्जुनियम से। तो याद रखिएगा, ये भारवी करके एक इंपॉर्टेंट संस्कृत एपिक या टेक्स्ट के रूप में। दूसरे नंबर पर हर्ष नाम दिया गया है। सभी लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे, नागानंद से। हर्षवर्धन के कई सारे नाटक पढ़ाए जाते हैं ना। रत्नावली पढ़ाया जाता है, प्रियदर्शी का पढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद नागानंद का नाम आता है। तो हर्ष का संबंध मैंने नागानंद से कर दिया। तीसरे नंबर पर कालिदास का नाम दिया गया है। कालिदास के बारे में सभी को पता है, मालविक का मित्रम, शुंग किंग अग्नि मित्र की लव स्टोरी है ये, कालिदास के द्वारा लिखी गई। और फिर राजशेखर का संबंध हम कपूर मंजरी से कर देंगे। संस्कृत प्रकृत एक ड्रामा है, इंपॉर्टेंट। ये भी आपके नजर आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 करूं, तो भारवी का संबंध हमने 2 से किया, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। हर्ष का संबंध मैंने आप लोगों को बताया किसके साथ? नागानंद से। तो फिर आपका 4 आएगा। तो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ये इसमें सही चला गया। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स हैज टेकन अप थीम फ्रॉम महाभारत? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत कृतियां महाभारत से विषय वस्तु लेती हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट महाभारत से लेती हैं? ये इन्होंने यहाँ पर सवाल के अंदर पूछा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या, वो क्लियर है ना कि भाई कौन सी इन 4 में से वो है जो कि महाभारत के साथ इंस्पिरेशन रखती हैं? तो पहला यहां पर दिया गया है नेश ध्यय चरित। अब इसके बारे में कोई जानता है? अगर इसके बारे में किसी को पता होगा तो हम बता भी पाएंगे। देखो, ये जो नेश ध्यय चरित है ना, ये एक नल और दमयंती की स्टोरी है। महाभारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डायरेक्ट थीम नहीं माना जाता इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर भाई एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके ऑथर बताएगा कोई? नेश ध्यय चरित के? श्रीहर्ष।
श्रीहर्ष इसके ऑथर हैं, ये भी याद रखिएगा, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको कल को आपके एग्जाम में मिल सकता है। दूसरा इन्होंने दिया आपको किरातार्जुनियम, ये तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, ये तो ठीक है। ऑथर इसके कौन बताया था अभी मैंने आपको पीछे, भारवी, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि ये स्टोरी है अर्जुन और शिव की, महाभारत एपिसोड के रूप में इसको दर्शाया गया है, ठीक। दूसरा है शिशुपाल वध, ये भी आपका महाभारत से एसोसिएटेड है। ऑथर कौन है इसके, माघ। ये ऑथर वॉथर जो बता रहा हूं ना, ये याद रखिएगा, ये फालतू की बातें नहीं है। ये कृष्णा जब शिशुपाल को मारते हैं, ये महाभारत का इवेंट है, ठीक है। तो फिर ये आपको दश कुमार चरित, ये आपका महाभारत से रिलेटेड नहीं है। अब आप बोलोगे ये नहीं है तो फिर किससे है, ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रोमांटिक स्टोरी है। इसका अगर ऑथर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा दांदिन, पीछे हमने क्लासेस में पढ़ा था। तो दूसरा और तीसरा महाभारत से लिंक थे, इसीलिए ये ए वाला ऑप्शन हम इसमें मार्क करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। एक आपको लिस्ट वन में कोड पोइट यानी कि दरबारी कवि किए गए हैं, दूसरी तरफ किंग यानी कि राजा दिए गए हैं। तो किस राजा से संबंधित दरबारी कवि हैं वो हमें बताना है। पहले नंबर पर है अमीर खुसरो, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका लिंक कर दूं भाई, यहाँ पर आएगा ना ये। भाई दिल्ली सल्तनत का फेमस कवि माना जाता है ना अमीर खुसरो को, पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पर पर्शियन और हिंदवी दोनों में इनके द्वारा राइटिंग्स लिखी गई। कालिदास जी का नाम यहाँ पर दिया गया है, भी पीछे भी जिक्र किया, चंद्रगुप्त सेकंड के साथ हम इन्हें लिंक कर देंगे भाई। गुप्ता पीरियड के सबसे महान कवि के रूप में इनका नाम आता है। चंद्रगुप्त सेकंड को एक और नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। हरिसेन के बारे में आपको भी मैंने आपसे पीछे डिस्कस कर रखा है, समुद्रगुप्त के साथ हम इनका लिंक कर देंगे। और ये कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, जिनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रचना लिखी गई थी जिस पर भी मैंने चर्चा कर रखी है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हमने प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना। और फिर बाण भट्ट का नाम दिया गया है, जिसका लिंक हम हर्षवर्धन के दरबार कवि के रूप में करते हैं। हर्षचरित लिखी गई, कादम्बरी इनके द्वारा लिखी गई, तो ये लिंक रहेगा भाई, ठीक है। तो ये सबसे पहले 4 आया था आपका, 4 के बाद आपका आया है 1, 4-1। तो 4-1 ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है यही जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर ऑथर्ड बाय हर्ष, कौन सी कृतियां हर्ष द्वारा लिखी गई, सभी लोग आंसर कर देंगे। पीछे भी हमने डिस्कशन किया था मल्टीपल जगहों पर, और यहां पर भी फिर सेम बात ही कर रहे हैं। एक राइटर भी थे किंग हर्षवर्धन, उनके मुख्य 3 प्ले आपको चर्चा के लिए मिलते हैं। सबसे पहले प्रियदर्शिका, क्या इनके द्वारा लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। नागानंद इनके द्वारा लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया, इस पर मैंने बताया था। हर्षचरित क्या इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा नहीं लिखा गया, इसके ऑथर थे बाण भट्ट, ठीक है। बाकी रत्नावली भी हर्ष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो 1 to 4 वाला ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इन 4 में से बताइए कि कौन कौन से सही तरीके से मैच करके इन्होंने दे रखे हैं। एक तरफ आपको रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ के वो किसने लिखी हैं। पहला है मृच्छ कटिकम, क्या ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया, फेमस संस्कृत ड्रामा है ये, तो ये करेक्ट इन्होंने मैच करके दिया है। बुद्ध चरित्र क्या वसुबंधु के द्वारा लिखा गया, यही इन्होंने गड़बड़ कर दी। बुद्ध चरित्र वसुबंधु के द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया अश्वघोष के द्वारा। ये प्लीज याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है। तीसरा है मुद्रा राक्षस, क्या वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, ये करेक्ट एक पॉलिटिकल ड्रामा है। हर्षचरित क्या बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये बायोग्राफी है हर्षवर्धन की। तो यहाँ पर 1, 3, 4 की वजह से ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है, फिर आपको यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ ऑथर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको टेक्स्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस बार आपको 1, 2, 3,
4 और 5, तो ABCD को 5 में से किसी के साथ लिंक करना है। पहला है वराह मिहिर, डिस्कशन कर चुके हैं। बृहत संहिता इनके द्वारा लिखी गई है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बृहत संहिता को लिखूंगा। ये आपका थर्ड है, तो थर्ड से शुरुआत होगी, तो ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट। एक एनसाइक्लोपेडिक वर्क है ना ये आपका बृहत संहिता, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सबके बारे में बताती है। फिर इन्होंने विशाखा दत्त का नाम दिया है। देवी चंद्रगुप्तम इनके द्वारा लिखी गई, जो कि 4 नंबर पर है, तो 3-4 आना चाहिए था, अभी भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। देवी चंद्रगुप्तम एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, फ्रेगमेंट्री टूप में गुप्त समय से वो रिलेटेड है। शूद्रक का नाम है, शूद्रक पर भी पीछे चर्चा करी थी, मृच्छकटिकम सेकंड आएगा भाई। तो सेकंड कहां पर है, ये आ गया आपका बी नंबर पर। फेमस संस्कृत ड्रामा है जिसके अंदर एक अर्बन लाइफ और एक लव स्टोरी के बारे में अच्छे से बताया गया है। और फिर यहाँ पर बिल्हन का नाम दिया गया है, जिसका संबंध विक्रम कदेव चरित के साथ करा जाता है। अब ये क्या है विक्रमदेव चरित, ये चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 की ये बायोग्राफी है। ठीक है, चलिए भी, एक तरफ आपको रचनाएं यानी कि कॉम्पोजिशंस दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट यानी कि विषय दिए गए हैं और इनको आप लोगों को मैच करना है। तो पहला है अष्टांग संग्रह, ये एक मेडिकल यानी कि चिकित्सा संबंधित है। इसके ऑथर कौन है अष्टांग संग्रह के, बताएगा कोई? याद रखिएगा, वाघभट्ट। ठीक है, तो ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है। दूसरी तरफ है दश रूपक, ये जो रचना है बताइए किस पर आधारित है? तो ये एक प्ले है, ये एक नाटक है भाई। यहाँ पर आपका 1 जाएगा, तो सबसे पहले 4 था, फिर 1। इसके ऑथर कौन है? महाभाष्य के आई मीन 10 रूपक के ऑथर कौन है? धनंजय। धनंजय इसके ऑथर है। ड्रामा थ्योरी पर ये आपका बेस्ड है। लीलावती पर हम चर्चा कर चुके हैं, ये मैथ पर बेस्ड है, तो ये आपका 3 आना चाहिए। ऑथर कौन थे अभी पीछे भी बताकर आया था, भास्करा चार्य। तो यहाँ पर आपका लीलावती का लिंक यहाँ पर सही चला जाएगा, जो कि अर्थमेटिक पर बेस्ड था। और महाभाष्य को हम ग्रामर से कर देंगे। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। फिर से आपको लिस्ट दी गई है, एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। इधर आपको कुछ राइटर दिए गए हैं, इधर आपको उनकी जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं, और इनको आपको फिर एक बार मैचिंग करके बताना है कि कौन किसके साथ मैच चाहता है। सर्व वर्मा पर मैंने एक बीच में डिस्कशन किया था, एक संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट के ऊपर उन्होंने काम किया था जिसका नाम था कथांतर या फिर कातंत्र। ये जो आपको 4 नंबर पे दिया है इन्होंने, तो याद रखेंगे इसको। कातंत्र सर्व वर्मा के द्वारा एक संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट इन्होंने लिखा था। दूसरे नंबर पर शूद्रक दिया है, और अभी शूद्रक पर कितने बार चर्चा करके आए हैं मृच्छकटिकम के साथ, तो फिर 3 आएगा, 4-3। ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है वही चला जाएगा। फेमस ड्रामा है ये मृच्छकटिकम। फिर यहाँ पर विज्ञानेश्वर का नाम दिया है, जिनका संबंध हम किससे रखते हैं? मिताक्षरा से रखते हैं। ये एक लीगल कमेंट्री है, ये आपका एक स्मृति के ऊपर आधारित है, जिसको हम याज्ञवल्क्य के स्मृति के ऊपर आधारित पाते हैं। और कलहन के द्वारा सभी को पता ही है, राज तरंगिणी, कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है, तो भाई ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। इसको हम मार्क कर देते हैं डन। इसके बाद इस एंशंट हिस्ट्री के अंदर हमारा एक और चैप्टर नंबर 15 बचेगा, एंड देन उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री की तरफ अपना रुख करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन है, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, और किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना हो
तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। आप यहाँ पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही। थैंक यू।